हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एनवायरमेंटल स्टडी चैप्टर 2 प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर का जल संसाधन टॉपिक हमारा चल रहा था। बाढ़ क्या है, बाढ़ की परिभाषा और बाढ़ आने के कारण क्या है, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब है हमारे पास बाढ़ों के प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। बाढ़ आने के प्राथमिक प्रभावों में शामिल है जीवन की हानि, इमारतों तथा अन्य संरचनाओं जिनमें ब्रिज, सीवरेज सिस्टम, सड़क मार्ग तथा नहरें शामिल है को नुकसान पहुंचता है। नंबर 3 पे है साफ पानी का अभाव। बाढ़ के पानी में मानवीय मलजल का मिला होना पानी जनित रोगों के खतरे को बढ़ाता है। नंबर 4 सड़कों तथा यातायात संरचनाओं की हानि होने से बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने या आपातकालीन स्वास्थ्य उपचार प्रदान करने में काफ़ी कठिनाई आती है। नंबर 5 बाढ़ का पानी कृषि भूमि को जलमग्न कर देता है, जिससे भूमि काम करने योग्य नहीं रहती तथा फसलों के उगाने और कटाई पर रोक लग जाती है, जिससे मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के लिए भोजन की कमी हो सकती है। नंबर 6 पर्यटन में अस्थायी कमी के कारण आर्थिक कठिनाई, पुनर्निर्माण लागत अथवा भोजन की कमी से कीमतों में वृद्धि होना अत्यधिक बाढ़ों के प्रभाव के बाद सामान्य बात है। नंबर 7 जो लोग बाढ़ में मृत्यु, गंभीर चोटों तथा संपत्ति की हानि से प्रभावित होते हैं, उनमें मनोवैज्ञानिक क्षति होना स्वाभाविक है। उसके बाद है बाढ़ों पर नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण बाढ़ के पानी के हानिकारक प्रभावों को रोकने या कम करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सभी विधियों को निर्देशित करता है। इन विधियों में शामिल है अतिरिक्त पानी को रोकने के लिए पेड़ पौधे लगाना, ढलान की ओर प्रवाह को धीमा करने के लिए पहाड़ी ढलान पर सीढ़ीदार स्थान बनाना, बाढ़ मार्गों का निर्माण करना, बाढ़ के पानी को मोड़ने के लिए मनुष्य द्वारा बनाए गए रास्ते, जिनको बाढ़ मार्ग कहा जाता है। अन्य तकनीकों में शामिल है बाढ़ के समय के दौरान अतिरिक्त पानी को रोक कर रखने के लिए झीलों, बांधों, जलाशयों अथवा अवरोधन तालाबों का निर्माण करना। इसके बाद है हमारा अगला जो टॉपिक है सूखा, जिसको हम अकाल भी बोलते हैं। सूखा एक लंबी समय अवधि है जब किसी क्षेत्र में पानी की पूर्ति की कमी हो जाती है, चाहे वह सतही जल हो या भूमिगत जल हो। सूखा महीनों या वर्षों के लिए भी पड़ सकता है। आमतौर पर यह तब पड़ता है जब किसी क्षेत्र में लगातार औसत वर्षा से भी कम वर्षा होती है। इसका प्रभावित क्षेत्र की कृषि तथा पारिस्थितिकी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यद्यपि सूखा कई वर्षों तक लगातार भी पड़ सकता है, यहाँ तक कि कम समय के लिए अत्यधिक सूखा स्थानीय अर्थव्यवस्था को विशेष हानि पहुँचा सकता है। उसके बाद है सूखे के कारण। मानवीय गतिविधियों को शामिल करते हुए सूखे के कुछ कारण हैं। नंबर 1 वर्षा का कम मात्रा में होना। नंबर 2 अधिक खेती करना, अत्यधिक सिंचाई, अवनीकरण तथा भूमि कटाव का पानी को पकड़कर रखने की भूमि की अक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
नंबर 3, भूमि में जलवायु स्तरों पर विभिन्न दोहन। नंबर 3, भूमि में जलवायु स्तरों का अतिदोहन। नंबर 4, भूमि का अनियोजित उपयोग। उसके बाद सूखे पर हम कैसे नियंत्रण करेंगे। सूखे की सुरक्षा, कमी या राहत की योजनाओं में शामिल है। नंबर 1, बांध। कई बांध और उनसे जुड़े जलाशय सूखे के समय में अतिरिक्त पानी की पूर्ति करते हैं। नंबर 2, बादल छटना वर्षा लाने के लिए ऐच्छिक मौसम सुधार का एक रूप है। नंबर 3, खारापन हटाना सिंचाई अथवा उपयोग के लिए समुद्री जल से खारापन निकालना। नंबर 4, सूखा अनुश्रवण वर्षा के स्तरों का निरंतर पर्यवेक्षण अथवा वर्तमान उपयोग स्तरों के साथ तुलनाएं मानवकृत सूखे से बचाने में सहायता कर सकती है। नंबर 5, भूमि प्रयोग। सावधानीपूर्वक नियोजित फसल परिक्रमण भू संरक्षण को कम करने में सहायता कर सकता है तथा किसानों को शुष्क वर्षा में कम पानी निर्भर फसलों को लगाने की स्वीकृति देता है। नंबर 6, वर्षा के जल का दोहन। छतों अथवा अन्य उचित जलागम स्थानों से वर्षा का जल एकत्रित तथा संग्रह करना। नंबर 7, पुनः चक्रित जल। सीवरेज पानी का पुनः उपयोग करने के लिए निरूपण तथा शुद्धिकरण करना। नंबर 8, अनुवादक प्रोग्राम। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नदियों को अनुप्रेषित करना या नहरों का निर्माण करना। उसके बाद है जल विवाद। जल के असमान वितरण के कारण असंख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद उत्पन्न हो गए हैं। उनमें से कुछ मुख्य जल विवाद नीचे दिए गए हैं। तो इसमें हम 2 पढ़ लेंगे मुख्य रूप से, सिंधु जल समझौता और सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद। सिंधु जल समझौता पाकिस्तान और भारत बांटने का समझौता है। 19 सितंबर 1960 में कराची में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता पाकिस्तान के भय का परिणाम था, किंतु सिंधु की स्रोत नदियां भारत में थी। यह संभवतः पाकिस्तान में सूखा तथा अकाल ला सकती थी। 1960 में समझौते में पुष्टिकरण किया गया कि भारत तथा पाकिस्तान किसी जल युद्ध में व्यस्त नहीं है। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद। सतलुज यमुना लिंक नहर भारत में सतलुज तथा यमुना नदियों को जोड़ने वाली एक 214 किलोमीटर लंबी नहर है, किंतु इस प्रस्ताव में काफ़ी अवरोध उत्पन्न हो गए और अब यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में है। यह नहर दिल्ली के नज़दीक पाला गांव के पास शुरू होती है और सिंधु नदी के जल का 3,50,000 एकड़ फुट हरियाणा के हिस्से ट्रांसफ़र करना। यद्यपि हरियाणा राज्य ने अपने हिस्से का नहर निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, परंतु पंजाब इस निर्माण के विरुद्ध है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 1 वर्ष के अंदर SYL सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण को पूरा करने के निर्देश दिए हैं, परंतु अभी तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है तथा विवाद अभी भी न्यायालय में है। नंबर 4 सरदार सरोवर बांध। तो ये नंबर 4 नहीं है, नंबर 3 है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। यह लगभग 1200
10 मीटर लंबा है। यह 3 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश तक फैला है। इस बांध के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य तीनों राज्यों को सिंचाई तथा पीने के लिए पानी देना तथा जल विद्युत का निर्माण करना है। परंतु बांध के निर्माण ने क्षेत्र की पारिस्थिति को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पशुओं की कई प्रजातियां जैसे चीता, तेंदुआ, भालू, भेड़िए, सियार इत्यादि को बहुत अधिक प्रभावित किया है। 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। उसके बाद है बांध लाभ तथा समस्याएं। बांध रिपोर्ट 2000 पर विश्व आयोग के अनुसार संसार में 45,000 विशाल बांध है। बांध विकास के प्रतिबिंब के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य रोजगार प्रदान करना तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। वे बाढ़ों तथा सूखे को रोकने तथा बिजली उत्पादन करने में सहायता करते हैं तथा सिंचाई और पीने के लिए पानी प्रदान करते हैं। यद्यपि बांध वर्षों से लाभदायक रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में उन्होंने कई पर्यावरणीय मुद्दे उत्पन्न कर दिए हैं। इनमें से बांधों के कुछ लाभ तथा समस्याएं नीचे दिए गए हैं। बांधों के लाभ: नंबर 1, जल विद्युत उत्पन्न करना। नंबर 2, वर्ष भर जल आपूर्ति का आश्वासन देना। नंबर 3, नहरों का प्रयोग करके अधिक जल वाले क्षेत्रों से कम जल वाले क्षेत्रों को पानी ट्रांसफर करना। नंबर 4, बाढ़ नियंत्रक तथा भूमि संरक्षण करना। नंबर 5, शुष्क दिनों में सिंचाई करना। नंबर 6, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं अंतर्देशीय जल दिशा ज्ञान भी प्रदान करती हैं तथा मछली अंड उत्पत्तिशाला तथा पेड़ पौधों के रोपण के लिए स्थानों के विकास के लिए भी उपयोग की जा सकती है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है बांधों की समस्याएं। नंबर 1, कुछ बांध वाष्पीकरण के द्वारा इतना अधिक पानी छोड़ते हैं और पानी का रिसाव छिद्रित चट्टानों में होता रहता है, जो कि उपलब्ध पानी की अपेक्षा पानी व्यर्थ गवा देते हैं। नंबर 2, वाष्पीकरण के द्वारा नमक पीछे छूट जाने से नदियों के खारेपन में वृद्धि हो जाती है और जब यह जल शहरों में पहुंचता है तो यह उपयोग करने लायक नहीं रहता। नंबर 3, बांध के पीछे जल का बहुत अधिक भार भूकंपीय गतिविधि को सक्रिय कर सकता है, जो बांध को तोड़ सकता है। नंबर 4, विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा जीवन यापन की समस्या। नंबर 5, भूमि के बड़े क्षेत्रों का अपलावन, जिनमें कृषि क्षेत्र तथा मानव बस्तियां सम्मिलित हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 2 की लास्ट वीडियो थी, प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद चैप्टर 2 के हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी दीपावली। धन्यवाद।